Hello, my dear shivering stars. Today we are going to complete chapter number 5, the fundamental unit of life in mind map series. See, ये है तो एक mind map series, लेकिन आपको सारे doubts clear हो गए हैं, okay? So let's start the series. What is self? चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, हमने पढ़ा है सेल्फ क्या होता है. ठीक है, क्या होता है सेल्फ? कौन से वाले सेल की बात कर रहे हैं? वो रिमोट में लगते वो सेल नहीं, हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी प्लांट बॉडी. ओके, इन सब के अंदर जो सेल्स होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं. ओके, सी सेल आर द स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग. सेल होता क्या है? एक स्ट्रक्चर, मतलब इसका कुछ शेप है, इनका साइज है. फंक्शनल मतलब ये कोई फंक्शन करते हैं. ठीक है, एंड बायोलॉजिकल का मतलब होता है ये ह्यूमन बॉडी में होता है. ठीक, ये सेल्स ह्यूमन बॉडी में भी हो गए, प्लांट बॉडी में भी होते हैं. ठीक है, इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. ये रेप्लिकेट हो सकते हैं. रेप्लिकेट का मतलब होता है ये बढ़ सकते हैं अपने आप से. इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है अपने आप से, इन्हें एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं रखता है. तो ये किसके थ्रू रेप्लिकेट करते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू. सेल डिवीजन, देखिए बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू. और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं. फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, राइट. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनके क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. ठीक है, डिस्कवरीज की बात करते हैं. किसने क्या डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. ये अक्सर एक क्वेश्चन देखने मिलेगा एग्जाम में, वो डिस्कवर सेल. सो रॉबर्ट हुक इज द आंसर. देन लुवेन हुक ने क्या किया था? 1674 में उन्होंने प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था. ठीक है, देन रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने सेल के न्यूक्लियस को देखा था. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? सेल को देखा था. ये सेल है, इन्होंने सिर्फ सेल को देखा था, लेकिन इन्होंने अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, सेल न्यूक्लियस, वो नहीं देखा था. वो किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था 1831 में. देन सचखंड ने क्या किया था? 1838 में और 1839 में सेल थ्योरी मिली थी. क्या मिली थी? सेल थ्योरी. देन विल्किन जी ने क्या दिया था? 1839 में प्रोटोप्लाज्म कैसे दिखता है इसका डिस्कवर किया था. ठीक है, देन व्हाट इज सेल थ्योरी? फर्स्ट पॉइंट हमेशा यही लिखना. सेल थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय सिस्बीन एंड सचखंड इन 1838 एंड 1839. अच्छा, ये तो मॉडर्न सेल थ्योरी है. ठीक है, ये मॉडर्न सेल थ्योरी है, लेकिन पहले की सेल थ्योरी में सिर्फ 2 ही पॉइंट आते थे. क्या वो 2 पॉइंट आते थे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. पहला पॉइंट ये हुआ करता था. सेकेंड पॉइंट हुआ करता था द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन सेल और मोर देन वन सेल. ठीक है, ये कौन सी थ्योरी थी? ये बहुत पहले वाली थ्योरी थी, जब विर्चो जी नहीं आए थे. ठीक है, बट जैसे ही विर्चो जी आए तो उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया. उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो बन रहा है, वो ऑलरेडी एक सेल से ही कंपोज हो रहा है. ठीक है, ये एक सेल से ही नया सेल बन रहा है. ये विर्चो जी ने बोला था. ठीक है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? तो प्रोसेस का नाम था सेल डिवीजन. ठीक है, सो देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी क्या थी. पहला पॉइंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने. सेकेंड पॉइंट है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल. कोई एक सेल या एक से ज्यादा सेल से बन सकते हैं ऑर्गेनिज्म. अच्छा, जो एक सेल से बनता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जो मोर देन वन सेल से बनते हैं उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर. The new cell arise from pre-existing cell through the process of cell division. ये विर्चो ने दी थी. ये मॉडर्न सेल थ्योरी का पॉइंट है. तो मॉडर्न सेल हमेशा एग्जाम में आती है एक्सप्लेन सेल थ्योरी, तो आपको मॉडर्न सेल थ्योरी लिखनी है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट जो विर्चो ने दिया था. अब बात करते हैं कि सेल
सेल की साइज, शेप, नंबर क्या होता है? तो सी, सेल की साइज होती है, स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारा माइकोप्लाज्म और लार्जेस्ट होता है हमारा ऑस्ट्रिच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखने मिल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट सेल, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो माइकोप्लाज्म होगा और लार्जेस्ट के लिए अगर बोला तो ऑस्ट्रिच होगा। अब बात करते हैं नंबर्स की। सेल के नंबर्स, दो तरीके के सेल के नंबर्स देख रहे हैं। एक होता है जिसमें एक ही सेल होता है, ठीक है, और एक होता है जिसमें मल्टी सेल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? जो एक सेल से मिलकर बना होता है हम उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जो मल्टी सेल से मिलकर बने होते हैं हम उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। अच्छा, यूनिसेलुलर के एग्जांपल होते हैं अमीबा, मल्टीसेलुलर के एग्जांपल होते हैं एनिमल बॉडी, एनिमल सेल। ठीक है, शेप की बात करते हैं तो सेल के शेप कैसे होते हैं? स्पाइंडल के होते हैं, स्पाइंडल शेप होते हैं। बोन सेल देखी होगी। देन ओवम, ओवम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। जो नर्व सेल होती है वो इलॉन्गेटेड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये है आपका प्लांट सेल, देखते हैं। ये है आपका ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये है हमारे राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, स्मॉलेस्ट होता है बहुत। ठीक है, ये लाइकोप्लाज्म हमारा, लाइसोसोम। ठीक है, क्या ये लाइसोसोम। ये प्लांट सेल की बात करते हैं तो वैक्यूल, ये हमारी गोल्जी बॉडी, ये है हमारी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम पीएम लिख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है आपका रफियात, ये है आपके राइबोसोम्स, ये बता दे रही, ये है हमारे लाइसोसोम्स। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज होती है हमारी, क्या होती है वो? क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, राइट, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, जिसमें कलर पता चलता है। ठीक है, ये है आपका एसईआर, ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सी, आउटर कवरिंग होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेल होता है ना, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है हम उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ये होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अच्छा, सिलेक्टिवली परमेएबल का मीनिंग क्या है? सिलेक्टिवली परमेएबल का मीनिंग ये होता है कि जो सेल है, सेल की जो आउटर लेयर है वो सेल में कुछ ही चीजों का अंदर आने देगी और कुछ ही चीजों को बाहर जाने देगी। हम इसे क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल। ये सारे चीजों को अंदर नहीं आने देती और सारी चीजों को सेल के बाहर नहीं जाने देती। ये पहले खुद सिलेक्ट करती है किन चीजों को अंदर जाने देना है और किन चीजों को बाहर जाने देना है। ठीक है, देन सेकेंड होता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग होगा तो रिजिड होगा, मतलब कड़क होता है, थोड़ा हार्ड होता है। ये सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में मिलता है, प्लांट और एनिमल में।
ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। इसके पास में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का डीएनए होता है, इसके बाद जीन्स होता है, क्रोमेटिन्स होते हैं। देखो ये तीनों चारों का मीनिंग क्या है, सी डीएनए क्या होता है, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए क्या होगा, डीएनए के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीएनए का हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मीनिंग मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके पेरेंट्स में और आप में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी दिखती है। अगर आपके पेरेंट्स के आईज जो है वो ब्लैक कलर के, तो हो सकता है आपके भी आईज ब्लैक के हो, तो जेनेटिक दिख रहा है। जेनेटिक कैसे क्या आया, थ्रू द डीएनए, ठीक है, मैं वही बताना चाह रही थी। अब क्रोमेटिन्स क्या होते हैं, देखो जो ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के पास में ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर, हम इसे बोलते हैं क्रोमेटिन्स। और जब इनको मटेरियल इनको ट्रांसफर होना होता है ना, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ना प्रोटीन्स को ट्रांसफर करने का काम करती है। देखो ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, और इसका रोल होता है लाइसोसोम को बनाने में, ठीक है। ये देखो अब लाइसोसोम्स क्या होती है, लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी, ठीक है, पावर हाउस ऑफ दी एंजाइम्स। क्या होता है, ये पावरफुल एंजाइम होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एंजाइम्स पावरफुल होते हैं। ये क्या होता है, सुसाइड बैग्स होते हैं, ये फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। सुसाइड बैग क्यों है, ये अगर खुद बर्स्ट हो जाते तो ये खुद ही अपने आप को खा लेते, ये अपने आप को निकल जाएगा, मतलब ये खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, तो ये होते हैं सुसाइड बैग्स। फॉरेन मटेरियल जैसे आता है वो उसको डाइजेस्ट कर देता है, फॉरेन मटेरियल्स को सेल के ऊपर इफेक्ट नहीं होने देता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। Okay, don't get confusing power house of enzyme and power house of cell, because ये powerful enzyme है। इसको मैंने power house इसलिए बोला है कि आपको याद रहे, और ये power house of the cell है। इसके पास क्या होता है, ATP होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है, ये एनर्जी होता है। देखो सेल एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, ATP होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये ATP कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ दी सेल। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और अपना खुद का प्रोटीन होता है। सो प्लास्टिड्स, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में मिलते भाई, ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, अभी यहाँ पे हमने लिखा था ना क्रोमोप्लास्ट, मतलब कलर शो करने के लिए होता है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना फ्लावर्स में मिलता है अक्सर, ठीक है, और एक कलरफुल होता है। आपने देखा होगा जो रोज होते हैं ना वो मल्टी कलर मिलते हैं। अभी देखिए आपने देखा होगा कि पिंक रोज है, रेड रोज है, व्हाइट रोज है, येलो रोज है, तो क्यों है, कैसे है, कैसे ही आ गए इतने सारे रोज, हमने तो बचपन में रेड रोज ही देखा था। हाँ, लेकिन अलग अलग जैसे अलग अलग क्रोमोप्लास्ट आ जाते हैं ना सेल के अंदर, जैसे अलग अलग क्रोमोप्लास्ट उस फ्लावर की सेल में आएगी ना, तो वो कलर चेंज करता है, एंड दैट इज नोन एज कलरफुल फ्लावर्स, ओके, एंड दैट्स नोन एज अ क्रोमोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमो एंड क्लोरो बोथ आर डिफरेंट। क्लोरो और क्रोमो, तो क्रोमो क्या होता है, कलरफुल होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्रीन मिलेगा। कौन सा कलर का मिलेगा, ग्रीन कलर का मिलेगा, देखो ग्रीन कलर मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये प्लांट की बॉडी जो होती है नीचे की, जो ग्रीन कलर के लीव्स मिलते हैं, ग्रीन स्टेम मिलती है, अगर बहुत छोटा प्लांट है तो वो ग्रीन क्यों मिलता है, वो ग्रीन हमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट से। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो आपको फ्लावर्स में देखने मिलेगा। अच्छा देखो रोज है, तो रोज क्या पूरा, अगर फ्लावर रोज का जो आपके पास प्लांट है, रोज प्लांट, तो क्या पूरा रोज प्लांट आपका रेड कलर का होता है, नहीं, नीचे की स्टेम्स उसकी, लीव्स उसकी, वो कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। जो फ्लावर होता है वो रेड कलर, पिंक कलर का होता है, अगर रेड रोज है तो रेड कलर का रहेगा। तो ये डिफरेंस कैसे है, क्या है, जो क्रोमोप्लास्ट है वो फ्लावर में होगा, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो काइम होगा स्टेम्स, नीचे लीव्स, इन सब में होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। देन बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसके अंदर सिर्फ ऑयल और स्टार्च रहता है, ठीक है, ओके। देन देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस होते हैं, उनको कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जो बाकी सबके पास मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इनके पास भी क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस होती है, मेम्ब्रेन नहीं होता है इनके पास। ये प्रोटीन का ही सिंथेसिस करता है, और ये बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में
मिलता है। ठीक है, हम आगे वाली स्लाइड पे डिस्कस करेंगे क्या होता है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, चलो देखते क्या होता है। प्रोकैरियोट्स के जो सेल होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइज होती है प्रोकैरियोट्स के सेल्स की। कितनी कितनी स्मॉल है, तो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, इतनी छोटी होती है। ओके, इसका न्यूक्लियर रीजन भी डिफाइन नहीं होता है, उसका न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है, उसका न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम उसको न्यूक्लाइड बोलते हैं। इसके न्यूक्लाइड रीजन अगर न्यूक्लियर रीजन अगर डिफाइंड ही नहीं है तो क्या इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। ठीक है, ये सिंगल क्रोमोसोम एक्सिस्ट करता है। क्या करता है? सिंगल क्रोमोसोम, इसके पास में कोई ज्यादा क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ 1 क्रोमोसोम होता है। और देखते हैं सेल मेम्ब्रेन माउंट। अच्छा, इसकी सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू नो, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो सेम ही होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब वो दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन है उसकी, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो नहीं है उसमें, गोल्गी एपिटल्स नहीं है, वैक्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिर्फ इसका एक फ्लैजिला होता है, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला, ये उसको मोशन में हेल्प करता है। ठीक है, लिख ले, मोशन, सिर्फ मोशन में हेल्प करने के लिए होता है। और दूसरा इसके पास राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसको प्रोटीन देने के लिए सिर्फ राइबोसोम होता है, बाकी इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती। बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, क्या होता है? 5 माइक्रोमीटर से तो 10 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन और वेल डिफाइंड, इसका न्यूक्लियर रीजन अच्छा डिफाइंड है, इसमें न्यूक्लियर रीजन दिखता है, इसका न्यूक्लियस दिखता है, वो बाउंडेड है, उसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो बाउंडेड है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। अगर ये न्यूक्लियस ही अच्छे से है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अच्छे से दिख रहा है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, तो उसमें क्रोमोसोम तो होगा। ठीक, तो क्रोमोसोम इसमें ज्यादा होते हैं, 1 नहीं होता है, मोर देन 1। इसके सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, देखो इसको सेल मेम्ब्रेन पे बाउंडेड है, और इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ क्या लिखा है? पीआर मींस प्रेजेंट होती है। सब वेल स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये रफ पीआर है, ये हमारे राइबोसोम दिख रहे हैं, ये हमारे लाइसोसोम दिख रहे हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये स्मूथ, ये सिर्फ ईआर दिख रहा है, ये स्मूथ ईआर दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, ये हमारा वैक्यूल दिख रहा है, मतलब सब चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूक्लियो हमारी वैक्यूल्स की। ठीक है, क्या होते हैं वैक्यूल्स? तो वैक्यूल सबसे ज्यादा बड़े किस में होते हैं? हमारे प्लांट्स में होते हैं। सबसे स्मॉल हमारे एनिमल्स में होते हैं। इनका काम क्या होता है? सैड स्टोरेज करना। ठीक है, ये क्या करता है? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी का मतलब बताती है, ये प्लांट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लांट के स्टेम्स देखिए आपने, जब प्लांट बड़ा हो जाता है ना तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसके पास वैक्यूल ज्यादा होता है। ठीक है, वैक्यूल की साइज बहुत बड़ी होती है, और वैक्यूल क्या प्रोवाइड करता है? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी का मतलब है हार्डनेस। देखो, जितनी सेल वॉल हार्डनेस नहीं प्रोवाइड करती है, उससे ज्यादा वैक्यूल हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये होती है अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई। इसमें शुगर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्सपेलिंग एक्सिस वाटर, ये पानी इतना ले लेती है, पानी इतना ले लेती है ना प्लांट, बहुत आपने देखा होगा, एक बार आपने पानी डाला तो पूरा पानी मिट्टी में चले जाता है। तो क्या उतना लेता है? अगर उतना एब्सॉर्ब भी कर लिया तो क्या करता है? एक्सपेलिंग करता है, मतलब वो पानी को आराम से निकाल लेता है, एक्सपेल कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद अ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या करता है?
हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाता है, लेकिन किसके थ्रू जाता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, ये वर्ड के बिना ऑस्मोसिस पूरा नहीं है, तो पता होना चाहिए किसके कारण जा रहा है, ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। ठीक है, इसमें दो तरीके की ऑस्मोसिस होती है हमारी, एंडो एंड एक्सो। एंडो ऑस्मोसिस क्या होती है, इसमें जो होता है ना, वाटर एंटर कर लेता है, पानी ले लेती है, जो सेल है वो पानी ले लेती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने क्लास में दिया था, वो होता है किशमिश, सूखी किशमिश, ड्राई किशमिश आती है, ड्राई एकदम सूखी। अच्छा अच्छा, ड्राई आलमंड होता है, अपनी बादाम, उसको भी पानी में भिगाओ तो वो स्वेल कर लेती है, स्वेल का मतलब होता है फूल जाना। वो क्यों होती है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एंडोस्मोस, एंडोस्मोसिस में पानी ले लेता है, जो सेल होती है वो पानी ले लेती है। अब बात करते हैं एक्सो, एक्सो में क्या करता है, पानी लूज कर देता है। ठीक है, और वो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इसका एग्जांपल, एक ऐसी डेली लाइफ एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको। आपके पास में एक बलून है, अच्छा उसको फुला के रखा है, तब तक वो क्या है, स्वेल है, अच्छा है, मोटा तगड़ा है, दिख रहा है, फुला हुआ है। लेकिन जैसे ही उसकी हवा निकल गई, मतलब जैसे ही समझ लो हवा जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, वो निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ेगा कैसे, सिकुड़ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, श्रिंक हो जाएगा। मतलब वो श्रिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें से गैस निकल रही है, हवा निकल रही है। तो वैसे ही यहाँ क्या होता है, एग्जॉस्ट में वाटर बाहर निकल जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, इसलिए क्या होता है, श्रिंक होती है सेल। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाना। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन की काम की जरूरत नहीं, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। इसका एग्जांपल है कंटेनर है, एक कंटेनर में वाटर है और मैंने इसके अंदर इंक डाली है, तो क्या होगा, थोड़ी ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में वो जो इंक है ना वो डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूज का मतलब मिल जाएगी, घुल जाएगी वो वाटर में। और अगर मैं ब्लू कलर की इंक डाली तो ब्लू दिखेगा पानी, ब्लैक डाली तो ब्लैक। तो ये हो रहा है, डिफ्यूजन के कारण हो रही है। ठीक है, अच्छा, सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक क्या होता है, देखो हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, इसमें से पानी, ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है ना उसके अंदर सेल श्रिंक हो जाती है, मतलब उसमें जितना भी पानी है ना वो सब लूज कर देती है। देन आइसोटोनिक में क्या होता है, नॉर्मल होता है, आइसोटोनिक में ना वो श्रिंक करेगी ना स्वेल करेगी, और हाइपोटोनिक में क्या करती है, स्वेल करती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्वेल क्यों करेगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, क्योंकि पानी क्या करेगी, इन करेगी, मतलब वाटर एंटर हो जाएगा। आर, देखो एस और आर का मैं बता रही हूँ। आपके पास दो केक है, एक केक पे पूरी व्हाइट क्रीम लगाई हुई है जिसके अंदर ना क्रंचेस है ना कुछ, एकदम प्लेन है, तो वो कैसा है, वो स्मूथ लेयर है। ठीक है, और वही रफ कैसे होगी, जिसके ऊपर मैंने डाल दिए कुछ क्रंचेस और उसके बाद में मैंने उसको केक को अच्छे से केक को लगा दिया है। अब देखो क्या होगा, इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालोगे ना तो वो फैल जाएगी इजीली, लेकिन ये रफ पे डालोगे तो होएगी क्या, फैल पाएगी, वो नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि वो रफ है। तो यहाँ पर भी वैसी बात है, ये स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि इसमें रिपीट्स हॉर्मोन्स और एंजाइम का फॉर्मेशन। जो स्मूथ है वो बहुत जल्दी फैलाएगा ना चॉकलेट को, और ये देखो रफ क्यों है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस काम करते हैं। जो रफ है वो कम काम करेगा, कम फैलने देगा चॉकलेट सिरप को, लेकिन जो ऐसे आ रहा है वो जल्दी फैलने देगा। क्यों, क्योंकि जो स्मूथ है वो जल्दी काम करता है और रफ है तो वो धीरे काम करता है। धीरे इन द सेंस यहाँ पर कम काम करने वाले हैं, मतलब कम चीजें में इंटरेस्टेड रहेगा, ये बहुत ज्यादा चीजों में इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या होते देखते हैं। जो हमारी माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस है ये किस में आ गई है, हमारी सेल डिवीजन में आती है। सेल डिवीजन का सीधी डेफिनेशन है द डिवाइडिंग ऑफ अ सेल, एक सेल को हम डिवाइड करते हैं। क्यों, एक तो अगर हमें रिपेयरिंग करना हो कुछ चीज का, देखो हम हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सीटी होती है और इलेक्ट्रिक बोर्ड में कुछ
डिस्टर्बेंस आ जाता है तो तभी हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बात है, हम माइटोसिस कब कराएंगे, जब हमें जरूरत होगी। तो यहाँ पे जरूरत है, अगर हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन में हमको माइटोसिस कब करवाना पड़ता है, अगर हमें रिपेयरेशन करवाना है, हमारी इंजर्ड सेल को रिपेयर करवाना है, तब हम माइटोसिस करवाते हैं। और मियोसिस जब रिप्रोडक्शन करवाना हो तो तभी, तो हम मियोसिस भी तभी करवाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिशियन को हम तभी बुलाएंगे जब हमको कुछ चीज करवानी होगी। अगर बोर्ड खराब है उसको सुधरवाना है, तभी हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, ऐसे बुलाएंगे क्या नहीं बुलाएंगे। सुसी, तो देखो माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस क्या होता है। जो माइटोसिस होती है ना, इक्वल डिवीजन देता है, इक्वल डिवीजन देगा, पेरेंट्स में जितने उतने ही डॉटर सेल मिलेगा, तो यहाँ पे 2 ही डॉटर सेल बनती है, ये इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इंजर्ड सेल रिपेयर करना होता है। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। अगर पेरेंट्स सेल के पास में 4 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में कितने आएंगे, 2। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, डॉटर सेल्स में हाफ होते हैं पेरेंट सेल से। आगे यहाँ पे 4 डॉटर सेल मिलेगी, ठीक है। और ये क्या में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हमारे डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन कौन होते हैं, और मेम्ब्रेनलेस कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखो जो हमारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं वो होता है हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। जो सिंगल होते हैं वो होते हैं हमारे पास में वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। नेक्स्ट राइबोस, हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोल होते हैं, वो कहीं में आते हैं, हमारे मेम्ब्रेनलेस में आते हैं। ओके, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। This is the mind map series of chapter number 5, the fundamental unit of life.